हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे अगेन हम लोग 100 तक कवर कर लें। यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 87 तक कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ट्यूबलाइट के अंदर जो हम लोग चोक यूज़ करते हैं, है ना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो भाई चोक हम लोगों का क्वेश्चन इंडक्टर था और इंडक्टर से ही हम लोग क्या मिलता है, इंडक्टेंस मिलता है भाई, ठीक है। तो C फॉर कैट हो जाएगा। और इसका क्या काम था भाई, एक तरीके से सर्ज वोल्टेज यानी अचानक से वोल्टेज वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना ताकि हम लोग का आयोनाइजेशन हो सके। और इसका एक और काम होता है करंट लिमिटिंग का भी भाई, ठीक है ना। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी पूछा भाई आपका यहाँ पे। तो एफिशिएंसी जो है आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है भाई। और ये हमेशा पावर की बात होती है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो अगर आप यहाँ पे बल्ब की बात करें भाई, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है भाई, बल्ब, ठीक है। तो बल्ब जो है यहाँ पे अगर मैं बल्ब का डायग्राम दिखाऊं, मान लेते हैं इस तरीके भाई, इनकैंडेसेंट लैंप ले लेते हैं हम लोग। तो भाई बल्ब आपको आउटपुट में क्या देता है बताइए, लूमेन देता है, रोशनी दे रहा है ना भाई। तो रोशनी यानी लुमिनस फ्लक्स यानी लूमेन दे रहा है भाई, ये आपका आउटपुट हो गया। और इनपुट में आप क्या देते हैं बताइए, इनपुट में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं भाई एक तरीके से, ये मेरा इनपुट हो गया। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बताइए, आउटपुट पावर यानी आउटपुट में क्या है मेरा ल्यूमेन है, और इनपुट पावर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर यानी वोल्टेज इनटू करंट भाई। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग का ये फार्मूला बन गया भाई। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ लैंप ऑफ 230 वोल्ट प्रोड्यूसिंग टोटल फ्लक्स। ये लूमेन में दे रखा ना भाई, 3000 लूमेन एक तरीके प्रोड्यूस कर रहा है ये। तो ये लूमेन किसका होता है, लूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है भाई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फ्लक्स लिखा हुआ है। और करंट कितना ले रहा है, 1 एम्पियर। तो भाई बताना एफिशिएंसी क्या होगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं, लूमेन कितना है आपका 3000, और पावर कितना ले रहा है, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे करते हैं साइड पे, वोल्टेज कितना है 230, करंट 1 है, यानी कितना हो जाए 230। तो 230 कर लेते हैं, और उसको परसेंटेज में चेंज करना, यहाँ पे 100 से गुना कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा भाई, तो करीब देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है सॉल्व करने पे। यह आ जाएगा 13.04, ठीक है भाई, यानी 13, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, लूमेन पर वॉट भाई, ठीक है। एफिशिएंसी का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, लूमेन पर वॉट, ठीक है भाई, क्योंकि नीचे में पावर दे रहा है वॉट में और ऊपर में हम लोग को लूमेन मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और इल्यूमिनेशन से भाई इस तरीके क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए आप फंडामेंटल क्लियर कीजिए आप। अगला है लीड एसिड सेल्स आर, देखिए भाई, तो लीड एसिड सेल जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं भाई इन्वर्टर में, तो क्या होता है, सारे के सारे रिचार्जेबल सेल होते हैं। क्लियर हो गया। और देखिए दो तरीके सेल होता है, एक प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होता है भाई, जैसे हम लोग जो रिमोट में जो सेल यूज़ कर रहे हैं ना, उनको प्राइमरी सेल बोलते हैं भाई। जैसे एवरेडी हो गया, है ना, या फिर भाई निपो हो गया, तो सब क्या है, एक ही बार मतलब डिस्चार्ज होने के बाद फिर वो चार्ज नहीं होता है। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं भाई जिसको हम लोग चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी रिचार्जेबल सेल हम लोग बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। इन निकल कैडमियम सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। सबसे पहले समझिए भाई कि सेल के अंदर हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं गैल्वेनिक सेल दिखाऊं, सिंपल सा एक गैल्वेनिक सेल हम लोग बना रहे हैं भाई, क्योंकि सारे के सारे सेल जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दो यहाँ पे इस तरीके का बीकर लेना है, इसमें भाई एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं हम लोग, और थोड़ा सा डुबा देते हैं इलेक्ट्रोड में, ठीक है। ये मान लेते भाई मेरा पहला इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, और ये एक तरीके से भाई मान लेते हम लोग का लोड लगा हुआ, इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट किया और लोड के रूप में अपने यहाँ पे एक बल्ब दिखा रहे हैं भाई, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोड है भाई, ये मान लेते आपका कॉपर का है या जिंक का है। अब ये क्योंकि निकल और कैडमियम है, तो यहाँ पे निकल और कैडमियम यूज़ होता है, ठीक है। ये मान लेते निकल हो गया और ये मान लेते कैडमियम है भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डालने का क्या मतलब भाई, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई आप कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मान लेते इधर से गया ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मान लेते भाई ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का भूखा है, मतलब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें रिडक्शन होगा भाई। और ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इधर ऑक्सीडेशन होगा। कोई दिक्कत, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बल्ब से फिलामेंट में होकर के जा रहा है ना, तो मान लेते भाई 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से इस तरह यहाँ पहुँच गए। लेकिन भाई सर्किट कंप्लीट कहाँ हो रहा है, ये दोनों बीकर अलग अलग है ना भाई, ये भी ग्लास का ये भी ग्लास में इंसुलेटेड है ना भाई, समझ में आया। सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे कहेंगे सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हम लोग को साल्ट ब्रिज बनाना पड़ता है, बेटर होगा भाई नेट का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। साल्ट ब्रिज होता है भाई, वो एक तरीके से चार्ज का भी बैलेंस करने का काम करता है। अगर आपको नहीं पता भाई थोड़ा सा बता दिए, लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेल कैसे काम करता है। देखिए
उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम होता है। पहले प्रिंसिपल आप समझिएगा ना। देखिए भाई यहाँ पे ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको, ये वाला यही तो है, इधर जिंक है इधर कॉपर है भाई। तो देखिए आपका कॉपर ज़्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब क्या कर रहा है ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन छीनना स्टार्ट करे भाई। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, बल्ब से होते हुए जा रहा है भाई, ठीक है। और ये तो ये क्योंकि भाई जिंक, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, जिस भी जिंक के एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा भाई वो आयन्स बन जाते हैं। आयन्स बन गया इसका मतलब जिंक का वैलेंसी 2 होता है, नहीं दो इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागेगा भाई। तो सीधी सी बात है, जो आयन्स बन गए वो सारे जिंक के आयन्स हो गए भाई, वो पानी में डूब जाते हैं इस तरीके से, Zn+2 Zn+2 इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। ये पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं इसको, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और बीच में देखिए यहाँ पे लिखा पोरस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देखिए क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों लगा भाई, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ना भाई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। समझ में आ गया। तो समझिए कि भाई यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि इसको हायर पोटेंशियल बोल रहे हैं, क्योंकि करंट हमेशा यहीं से निकल रहा है और इधर जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को देखिए ना, इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये नेगेटिव होगा भाई, कॉपर मेरा नेगेटिव बन गया। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो आयोन्स डले हुए हैं, ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट का हम लोग डाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो Cu++ क्या होगा, एक तरीके से आपका इसमें चिपकना स्टार्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या हो रहा है भाई, सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, आप लेक्चर ले लीजिएगा मेरे से, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें सारा का सारा चीज़ समझा जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं भाई, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट बना हो रहा है। कैसे बना रहा है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो भाई सीधी सी बात इधर से भी जाना चाहिए ना भाई, समझ गए, इधर से फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉपर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये जिंक है भाई इधर की तरफ आ रहा है। जैसे करंट का डायरेक्शन इधर दिखा है ना, करंट का डायरेक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज इधर भी, ये भी तो ऐसे फ्लो हो रहा है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज ही तो हुआ, कॉपर के आयोन्स पॉजिटिव दिखा रहा है ना यहाँ पे, समझ गए। और यहाँ पे देखिए जिंक के जो आयोन्स है भी, ठीक है। तो ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं, देखिए भाई ये सब अगर आपने पढ़ा होगा, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाई क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे क्या है, निकल कैडमियम सेल। तो इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं भाई वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्योंकि ये एक मतलब मेटल है, और मेटल क्या होता है, बेस होता है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो भाई देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है ना, ये लिखा है ना यहाँ पे KOH, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे KOH भाई, ठीक है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही। और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करने का काम यही कर रहा है एक तरीके से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर आते हैं भाई और देखते हैं फोटो, अगर कोई बड़ा फोटो मिल जाता है तो। देखिए भाई ये तो भाई आपका साल्ट ब्रिज दिखाया गया यहाँ पे, एक मिनट, कोई नहीं भाई, इसको आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ता है। देखिए हम लोग यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की यूज़ करते हैं। तो उसका अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट देखिएगा ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में होता है भाई, ध्यान से देखिए इधर कितना दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए हम लोग को। भाई इसका नेगेटिव में होता है भाई, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, कोई नहीं, इसको देखते हैं। देखिए लिखा ना, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग प्रॉब्लम भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है भाई, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो आपका बैटरी है, ये जो निकल कैडमियम सेल है, और सेल को जब आप बहुत सारे सीरीज में फिर पैरेलल में जोड़ो तो बैटरी बनेगा भाई। तो इसको हम लोग उस एरिया में, जैसे भाई मान लेते हैं रशिया में जा रहे हैं, ठीक है, तो रशिया क्या भाई बहुत ही ठंडा इलाका है ना भाई, उधर पूरा बर्फ़ रहता है, और टेम्परेचर देखें तो हमेशा माइनस में रहेगा। तो भाई जो ऑर्डिनरी सेल है उसको अगर आप लेके जाएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं भाई वो जम जाएंगे, एक तरीके से फ्रीज हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो गया, इसका मतलब क्या कि भाई आपका फिर बीच में जो कंडक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रोड से, है ना, यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा था भाई वो कंडक्शन ब्रेक हो जाएगा ना, सर्किट जो कंप्लीट हो रहा था इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू वो रुक जाएगा एक तरीके से।
तो हम लोग नेगेटिव यानी जहाँ पे भाई बहुत लो टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम लोग उन सेल को यूज़ करेंगे जहाँ पे भाई यानी उन सेल को यूज़ करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो नेगेटिव में हो भाई, ताकि वो जल्दी फ्रीज ना हो, समझे। तो वही है कि भाई निकल कैडमियम सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डीआयोनाइज्ड वाटर भाई। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ठंडे इलाकों में हम लोग इस सेल को यूज़ करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। तो हर चीज़ का भाई आपको रीज़न पता होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में वो रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सीखिए भाई सेल कैसे काम करता है। नहीं पता है तो भाई ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझ में ही नहीं आएगा आपको। आगे बढ़ता है, बोलता है इन प्लेस वेयर एसिड एंड एल्कलीज आर प्रेजेंट। देखिए भाई मैंने आपको बताया था वायरिंग के बारे में, और वायरिंग 4 तरीके के थे। सबसे पहला था भाई आपका अंडरग्राउंड वायरिंग, जिसको हम लोग कंडक्ट वायरिंग बोल रहे थे भाई, है ना। उसके बाद हम लोग देखा था भाई आपका बैटन वायरिंग, यानी लकड़ी का इस तरीके का हम लोगों ने पट्टा लिया था, इस पर हम लोग वायर एक तरीके लेके जा रहे थे। फिर हम लोगों ने क्लीट वाला वायरिंग देखा था भाई, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे केसिंग और कैपिंग देखा था। तो जो बाहर से वायरिंग हो रहा है भाई, जैसे बैटन वायरिंग हो गया, फिर क्लीट वायरिंग हो गया, तो इनमें जो वायर एक तरीके से हम लोग डाल रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट होते रहते हैं भाई। अब एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है। उसके बाद घर में खाना वाना बना रहे भाई, किचन से जो भी स्मोक ये सब निकल रहा है ना, वो सब क्या केमिकली तो है। या फिर हो सकता है भाई आपके साइड में भाई जो एटमॉस्फेयर उसमें नमक हो एक तरीके से, या फिर एसिडिक हो, है ना। तो उसका रिएक्ट करते रहते भाई, उसका लाइफ खत्म होता रहता है। जो इंसुलेशन है वायर के ऊपर, ये खराब होते रहता है। तो वही है कि भाई अगर हम लोग ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जहाँ पे भाई एसिड और एल्कलीन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो भाई यहाँ पे हम लोग किस टाइप का वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं TRS भाई, ठीक है, टफ रबर शीट वायरिंग, ठीक है ना। तो स्पेशल टाइप का भाई एक तरीके इंसुलेशन होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो भाई एसिड और एल्कलीन से, मतलब एसिड और बेस भाई, एल्कलीन का मतलब क्या, वो वैसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, समझ में आ गया। तो भाई नमी है ना, एटमॉस्फेयर में नमी है, तो उसी के अंदर तो मिक्स रहेंगे एल्कलीन्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो TRS वायरिंग है, ये एसिड और बेस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अर्थ पिट शुड नॉट बी लोकेटेड नियर। देखिए भाई अर्थ पिट होता क्या है, सबसे पहले आप आइए, हम लोग यहाँ पे अर्थिंग की बात करते हैं पहले। देखिए भाई ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हम लोग का ज़मीन है, ठीक है भाई। ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा और डार्क दिखाते हैं भाई। देखिए ये ग्राउंड लेवल है भाई, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये हम लोग का पाइप अर्थिंग दिखाया गया। तो ये मेरा कॉपर का पाइप है जो कि 3 मीटर तक अंदर डाला हुआ है भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से भाई, इस तरीके से यहाँ पे कॉपर का वायर लेकर के, है ना, एक मेन कनेक्शन ले रहे हैं जो हम लोग का ग्राउंडिंग बनेगा, ठीक है, या फिर कहीं अर्थ कंडक्टर बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर का इस तरीके से बॉक्स शेप दिखाया ना, इसी को हम लोग अर्थ पीट बोलते हैं भाई। अर्थ पिट मतलब एक तरीके से चैम्बर है भाई, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं पे भी सीवेज वाला भाई, जैसे बाथरूम वाला जो चैम्बर बनाते हैं इस तरीके का, तो भाई इसके ऊपर क्या करते हैं, कवर डाल देते हैं ना, और कभी भी भाई इसमें ब्लॉकेज सब होगा तो भाई इसके ढक्कन को हटा के साफ करते हैं एक तरीके से। तो उसी तरीके से भाई ये हम लोग का होता है अर्थ पिट, और ये इस तरीके का चैम्बर होता है। और ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि भाई हम लोग को कभी भी इंस्पेक्शन करना हो, ठीक है ना, इंस्पेक्शन करना हो, या फिर भाई देखना हो, या फिर पानी एक तरीके से ऊपर से डालना हो इसमें, ताकि हम लोग को भाई रेजिस्टेंस, खासकर ड्राई मौसम में, है ना, रेजिस्टेंस भाई अगर क्योंकि सूख गया ना, ज़मीन सूख गया भाई, तो सीधे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो पानी डालना पड़ेगा। तो एक भाई कि अपने अर्थिंग के इलेक्ट्रोड को एसेस करने के लिए जो यहाँ पे हम लोग इस तरीके का चैम्बर बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं अर्थ पिट भाई, ठीक है। तो इंस्पेक्शन करना हो, या फिर भाई पानी डालना हो, या फिर भाई देखना हो कि भाई यहाँ पे एक कार्बन ऐसा तो नहीं लगा है, या फिर भाई वायर लूज तो नहीं हो गया है ना, उसके लिए हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया। और भी फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए भाई इस वाले फोटो को देखिए, है ना। तो ये इस तरीके का जो चैम्बर बना हुआ है, ये जो चैम्बर बना हुआ है इसको सीमेंट का बनाते हैं, उसके ऊपर में कवर किया हुआ रहता है। तो ये ना इंस्पेक्शन चैम्बर या फिर अर्थ पिट बोलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे भाई, इसी के बारे में आपका यहाँ पे पूछ रहा है। देखा ना आप, द अर्थ पिट शुड नॉट बी लोकेटेड नियर। तो भाई इस तरीके का चैम्बर हम लोग कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, तो ये तो भाई ऑल ऑफ द हो जाएगा, सीधी सी बात है। रोड के किनारे नहीं होना चाहिए, रेल ट्रैक पे नहीं होना चाहिए, फुटपाथ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डी फॉर डॉग हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको पता होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना भाई कि ये जो आपका अर्थ पिट है ना, तो जो भी आपका घर है भाई, जैसे मान लेते हैं आपका ये पूरा
एरिया हो गया, ज़मीन हो गया भाई, मान लेते हैं 30 फीट बाय 50 फीट आपका, ठीक है। तो इस तरीके का एरिया है, तो भाई मान लेते हैं यहाँ पे कहीं कोने में आप एक तरीके कर रहे हैं अर्थिंग, है ना। तो सीधी जो अर्थ पीट है ना, ये दीवार से इधर चारों तरफ से इधर मान लेते भाई अपने मेन घर है, तो 1.5 फीट की दूरी पे होना चाहिए, मतलब 1.5 फीट नहीं भाई 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई एकदम किनारे पे लगा रहा है, ठीक है, हर तरफ से चारों तरफ से क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर का भाई स्पेसिंग होना चाहिए। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोलता है अनदर नेम ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग। देखिए भाई न्यूट्रल अर्थिंग को हम लोग सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं। क्यों भाई, समझिए, आज आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जैसे पहले की अगर बात करें भाई, आजकल तो भाई हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आर वाई बी और एक आपका न्यूट्रल भाई। तो आपके मीटर में यानी घर के बाहर में जो मीटर लगा हो भाई, इसमें आप देखिएगा आपका न्यूट्रल वायर भी एक तरीके से कंपनी ही दे रहा है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, भी प्राइवेट भाई, है ना। न्यूट्रल वायर और फेज वायर दोनों ला के देता है भाई, समझ में आया। और यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल और फेज को बाहर निकालते हैं। आज के डेट में हो रहा है, लेकिन आज से 10 साल पहले जाइए भाई, तो उस समय क्या करते थे कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फेज वायर लेकर के आते थे, आर वाई बी, न्यूट्रल भी होता था भाई, लेकिन एक ही फेज लेके आते थे और अपने घर में भाई ग्राउंडिंग कर लेते थे। और यहाँ से भाई हम लोग क्या करते थे, एक न्यूट्रल पॉइंट बना के यहाँ पे भाई बल्ब लगा देते, बल्ब जलने लगता था। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ से ठीक है भाई करंट तो आ रहा है और फिलामेंट से होकर जा रहा है, ज़मीन में चला जा रहा है। लेकिन हम लोग KCL पढ़ते हैं ना, तो KCL क्या कहता है भाई कि जितना करंट आपका कहीं से निकल रहा है, अगर यहाँ से भाई 5 एम्पीयर करंट निकल रहा है, सीधे 5 एम्पीयर का 5 एम्पीयर करंट वापस सोर्स पे पहुँचना चाहिए, तभी भाई एक तरीके से कंप्लीट सर्किट बनेगा और यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे भाई अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो भाई ये जो 3 फेज 4 वायर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आ रहा है ना। तो इसको ऐसे दिखाते हैं भाई, ये हो गया आपका, ठीक है ना, इधर से मान लेते हैं 11 के भी हो गया ये नहीं प्राइमरी हो गया इधर, और इधर कोर दिखा देते हैं इसका, और इधर से भाई इसका सेकेंडरी दिखा दे रहा हूँ भाई। 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये मान लेते भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक वायर ये हो गया भाई आर वाई बी। और न्यूट्रल को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल के लिए भाई हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे ग्राउंडिंग करते हैं। पहले ये न्यूट्रल है ना, स्टार में आपको पता है जहाँ पे तीनों वायर मिलते हैं उसको न्यूट्रल बोलते हैं। इसको पहले ज़मीन में गाड़ दिया और यहीं से भाई हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्शन में कैसे दिखाऊँ, ये ओवरलैप है, ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे ले लिया भाई। तो यहाँ से हम लोगों ने न्यूट्रल निकला हुआ है। तो अब देखिए भाई होता क्या है ना कि जैसे यहाँ से एक फेज तो ले लिया आपने, अब यहाँ से जो करंट है भाई मान लेते हैं ये 0.5 एम्पीयर करंट खींच रहा है बल्ब, तो सीधे यहाँ से फिलामेंट्स होते हुए ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। और ये ज़मीन में क्या है, अंदर अर्थिंग होना चाहिए ना भाई, अच्छा खासा अर्थिंग होना चाहिए। और ये वाला देखिए, ये वाला न्यूट्रल भी आपका क्या है, ग्राउंडेड है भाई। ये जो न्यूट्रल आपका निकला है ट्रांसफार्मर से, इसको भी भाई ज़मीन में गाड़ रखा है आपने। तो देखिए, तो ये तो भाई मेरा मेन टर्मिनल था जहाँ से करंट चला, इस तरीके से आया। अब देखिए ज़मीन से होते हुए कहाँ पर, क्योंकि भाई करंट को कहाँ पहुँचना है, सोर्स तक पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है इसको, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो सीधी सी बात है, ये भाई इस तरीके से होते हुए ऐसे ज़मीन में जाएगा। और ज़मीन क्योंकि भाई यहाँ पे कनेक्टेड है, देखिए इसको एक साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, समझे। तो इस तरीके से भाई आपका काम करता है ये। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है भाई, अगर आपका अर्थिंग जो है अच्छा नहीं होगा ना, तो सीधी सी अर्थिंग अच्छा नहीं है तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। और रेजिस्टेंस आगे से मतलब क्या, अभी ये वाला बल्ब का रेजिस्टेंस और ये वाला अर्थिंग का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो गए, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि ज़्यादातर ये खा गया ना भाई वोल्टेज आपका। समझ में, सीरीज में मैंने आपको बताया था कि भाई जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उस पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया, पावर भी ज़्यादा खाएगा, समझना। तो ये देखने को दिक्कत मिलता है भाई। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई अब हम लोग अपना खुद का सिस्टम मतलब अर्थिंग ना यूज़ करके सीधे जो यहाँ से बनते हुए आ रहा है ना उसको यूज़ करते हैं भाई। तो वहाँ पे आपको वोल्टेज प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, वोल्टेज अच्छा रहता है भाई। तो इस तरीके से भाई आपका काम करता है। तो यही है कि भाई ये जो न्यूट्रल वायर आपने है ना, न्यूट्रल को जो ग्राउंडिंग कर दिया ना भाई, न्यूट्रल को आपने क्या कर दिया, इसी बार बोल रहा है न्यूट्रल अर्थिंग भाई, अर्थिंग बोले फिर ग्राउंडिंग बोले, मतलब न्यूट्रल को अर्थिंग कर दिया भाई, जमीन में गाड़ दिया। तो इसी को हम लोग सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं भाई, क्योंकि ये पूरे सिस्टम के लिए इसमें कितने भी लोड लगा लीजिए उसके लिए भाई ये काम करेगा, समझे, ठीक है ना। तो एक फेज भी लेके चलेंगे उसको जमीन में गाड़ दें भाई, तो अगेन ये वाला अर्थिंग यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब समझाने वाला क्वेश्चन नहीं भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से सिलेबस पढ़ा होगा ना, तो ये सब में भाई डाउट ही नहीं होगा कुछ भी। और अब बोलिएगा यहाँ पे भाई न्यूट्रल को कर रहे हैं ग्राउंडेड, क्योंकि भाई जब फॉल्ट आता है ना, जीरो सीक्वेंस करंट को फ्लो करने के लिए हम लोग पाथ देना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आर कनेक्टेड एट होम, तो भाई घरों में पैरेलल में लगा होता है, B4 बॉल हो जाएगा। अगला है एट व्हाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक डेथ इज पॉसिबल, यानी
कितने करंट पे भाई, कितने एम्पियर के करंट पे भाई एक तरीके से किसी भी इंसान का डेथ हो सकता है, ये कहने का मतलब है। तो भाई देखिए ये हो जाएगा आपका 20 से लेकर 50 मिली एम्पियर तक का, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें देखिए क्या लिखा है कि भाई 1 मिली एम्पियर तक, 1 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर को आप क्या कीजिए 1000 में भागा दे दीजिए, मतलब 1000 से भाई 1000 से, ठीक है। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा बताइए 0.001, इसको बोल रहे हैं भाई 1 मिली एम्पियर। क्लियर हुआ। तो इतना करंट जब फ्लो होगा आपके शरीर से तो भाई यहाँ पे होगा जस्ट टिंगल, टिंगल का मतलब क्या है झुनझुन, झुनझुन ही एक तरीके से भाई झनझन करेगा आपका हाथ, ठीक है ना, टिंगल होगा आपको, ठीक है। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत देर तक भाई मान लेते हैं बैठे हुए हैं कहीं पे भी, तो भाई पैर में देखते हैं ना पूरा पिन टाइप का सुई सुई जैसा चुभने लगता है, उसी को बोलते हैं टिंगलिंग होना, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर कहने मतलब क्या भाई 5 को 1000 से भागा दे दिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी 1/200, ठीक है। मतलब ये आप देख लीजिएगा, तो इतना करंट फ्लो होगा भाई। तो इसमें क्या होता है आपका स्लाइटली शॉक और डिस्टर्बिंग बट नॉट पेनफुल, मतलब थोड़ा शॉक लगेगा लेकिन भाई पेनफुल होता है ये मतलब ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा। अगला है भाई 5.30 मिली एम्पियर, तो इसमें बोलता है कि भाई पेनफुल शॉक होगा, ठीक है, इसमें शॉक आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट भाई आपका 50 से लेकर के 50 to 150 मिली एम्पियर, इसमें क्या है भाई आपका एक्सट्रीम पेन एंड डेथ इज़ पॉसिबल, ठीक है भाई, इसमें डेथ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो याद रखने वाला चीज़ है भाई, याद कर लीजिए D for डॉग हो जाएगा 20 से 50 मिली एम्पियर। और एक चीज़ और समझिए, इसको थोड़ा मैं और प्रैक्टिकल वे में फील करवा दूँ। भाई मान लो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 200 वोल्ट पे 220 पे कर लेते, 220 वोल्ट पे एक तरीके रेटिंग है भाई, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए। या फिर डायरेक्ट हम लोग करंट निकाल देते हैं, वोल्टेज और पावर दिया ना, तो पावर इक्वल क्या होता है VI होता है भाई। तो I अगर बात करें तो भाई कितना हो जाएगा बताइए 100 डिवाइडेड बाय 220। इसको अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें कितना आता है देखते हैं। हंड्रेड डिवाइडेड बाई 220, ठीक है, ये आएगा 0.45 भाई, ठीक है, 0.45 एम्पियर। और इसको अगर मैं मिली में चेंज करूँ तो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो भाई ये ऊपर जाएगा तो भाई क्या बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा। इसको ऊपर भेज दिया हम लोगों ने, तो ये 10⁻³ मिली बन जाएगा भाई, है ना। इसका मतलब क्या है 0.45 इंटू 1000, और ये मिली एम्पियर है, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं भाई 2 0 आ जाएगा ना, 2 0 2 0 कट देते हैं, कितना आ जाएगा ये आपका 450 मिली एम्पियर। सोचिए भाई, इसको फील कीजिए 20 से 50 मिली एम्पियर और ये है आपका 450 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग का शरीर इतना नाजुक है कि भाई ये 100 वाट के बल्ब यानी 100 वाट 220 वोल्ट पे जो करंट खींच रहा है भाई 0.5 एम्पियर, इतना करंट भी आपका शरीर नहीं झेल पाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई आपका 20 से लेके 50 मिली एम्पियर में ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाइएगा आप। सॉरी, इसका B फॉर बॉल होगा ना भाई, ये वाला, ठीक है, 50 से 100 मिली एम्पियर। इसका आंसर पहले देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 69, सही है। 69 का क्या देता है B फॉर बॉल, सही भाई, ये 50 से 100 मिली एम्पियर। तो वही कह रहा हूँ भाई कि इतने में ही आप ख़त्म हो जाइएगा। और ये तो भाई 450 मिली एम्पियर है, सोचना मत। तो इसका 100 मान के चलिए तो भाई इसका 4 गुना यानी 4.5 गुना है एक तरीके से। तो हम लोग भाई 100 वाट का जो बल्ब है ना, वो जो जितना करंट झेल पाता है उतना भी करंट हम लोग नहीं झेल पाएंगे। 100 वाट का जो बल्ब है उसका कितना हम लोग झेल पा रहे हैं यहाँ पे बताइए। सिर्फ और सिर्फ इसको भाई डिवाइड कर दिया ना, उसे पता चल जाएगा हम लोग को। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर आप 60 वाट का देखते भाई कि 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे रेटेड है, तो भाई यहाँ पे देखिए करंट कितना आएगा, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज हो जाएगा, यानी 60 डिवाइडेड बाय 220 करते हैं, ये होता है 0.27, ठीक है भाई, इतना एम्पियर। तो इसको भाई मिली में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, ये 1000 और 1000 ऊपर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये तो ऊपर चला जाएगा यानी मिली बन जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते भाई, 2 0 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 270 मिली एम्पियर। मतलब हम लोग 60 वाट के बल्ब जितना भी करंट नहीं झेल पाएंगे, और इसको कम कीजिए आप, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख ले 40 वाट का देखिए भाई, अगर आप 40 वाट को 220 से डिवाइड कर कितना करंट लेगा, ये आएगा 0.18 भाई। और 0.18 क्या है मतलब क्या, 1000 और 1000 नीचे वाला था उसको ऊपर ले लिया तो मिली एम्पियर हो जाएगा, और इसको भाई 100 कर लेते हैं यानी कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे 180 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब हम लोग 40 वाट भी नहीं झेल सकते हैं भाई। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज़ को फील करना भाई। तो समझिए भाई 20-30 मतलब इसका आधा कर लीजिए ना, जैसे 40 वाट था ना, ये 40 वाट पे इतना करंट आया, ठीक है, तो 20 वाट पे कैसा आधा हो जाएगा भाई,
समझ में आया? ऐसा क्यों हो रहा है, सब क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि देखिए पावर जो होता है ना, बता था रेजिस्टेंस, जब पावर क्या भाई V²/R है ना, तो यहाँ पे देखिए पावर जो है रेजिस्टेंस के यानी जिसका पावर ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम इसका मतलब क्या भाई, सर्किट का रेजिस्टेंस ही कम हो गया तो भाई करंट ज़्यादा खींचेगा ना, समझे? तो पावर रेटिंग ज़्यादा होता है इसमें तो क्या, वो सेम वोल्टेज पे यानी 220 वोल्ट के हिसाब से भाई ये करंट ज़्यादा खींचता है। यानी 1000 वाट का अगर आपके पास भाई मान लेते हीटर है और एक भाई मान लेते 500 वाट का एक तरीके से कोई भी आपका मिक्सी ये सब है, तो सीधी सी बात है ये वाला ज़्यादा करंट खींचेगा भाई, इसलिए इसके लिए मोटा वायर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि करंट कैरिंग मतलब ये ज़्यादा करंट खींच रहा ना, समझ गए? तो समझ लीजिएगा जितना ज़्यादा पावर रेटिंग का कोई भी एप्लियंस है वो उतना ही ज़्यादा करंट खींचेगा, क्योंकि भाई इसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम है तभी तो भाई पावर ज़्यादा है, समझे? और करंट ज़्यादा खींच रहा है इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो भाई आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है? क्योंकि अभी आपने देख लिया ना भाई कि हम लोग 40 वाट के बल्ब जितना भी पावर नहीं झेल पा रहे हैं, मर जाइएगा, ठीक है? तो ये समझ लीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कितना पावर ही झेलेगा तो भाई पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, यहीं पे निकाल लेते हैं भाई, करंट कितना दिया हुआ है, वोल्टेज इंटू करंट होता है ना, करंट कितना, वोल्टेज कितना होता है घरों का 220 भाई, ऐसे 230 होता है आरएमएस वैल्यू, तो भाई 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, 220 मान लीजिए। करंट कितना है 100 मिली एम्पीयर के हिसाब से निकालिए, 100 मिली में तो क्या 1000 से भागा दे दीजिए, ठीक है? तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा भाई, यानी कितना हो जाएगा 22 वाट, सिर्फ और सिर्फ 22 वाट भाई हम लोग झेल सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है व्हेन इन ड्राई कंडीशन ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस अराउंड। ड्राई कंडीशन मतलब क्या भाई, जैसे आपने चप्पल पहन रखा है भाई, चप्पल पहन रखा है और आपका पूरा हाथ पूरा सूखा है, गीला नहीं है हाथ, ठीक है? तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ड्राई कंडीशन। तो ड्राई कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस होता है भाई कितना है 100 किलो ओम तक का होता है भाई, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलो ओम, मतलब ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी जो बिल्कुल ड्राई होगा भाई तो 100 किलो ओम। उसके बाद वेट कंडीशन में बोलता है भाई, अगर आप मतलब हाथ भीगा हुआ है, पैर में चप्पल ये सब नहीं पहनता है ना, वेट कंडीशन, फिर नहा के आ रहे हैं भाई, है ना, तो वेट कंडीशन में आपका यहाँ पे बोल रहा है भाई कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1000 ओम भाई, 1000 ओम, या फिर इसी को हम तो बोलेंगे सीधे सीधे 1 किलो ओम, ठीक है, वेट कंडीशन में। उसके बाद भाई यहाँ पे कुछ और बता रहा है, जैसे ईयर टू ईयर, यानी आपका जैसे भाई चेहरा है ना, तो इधर वाला कान और इधर वाला कान, ठीक है, तो इनके बीच में अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इस कान से लेके इस कान में, तो भाई ये होता है सिर्फ और सिर्फ 100 ओम, समझ में आया? इसको फील करवा दूंगा मैं आपको। और फिर बोल रहा है भाई कि अगर हम लोग हाथ से लेकर के, ठीक है, अगर हम लोग हाथ से लेकर के भाई, ये हाथ से लेकर के पैर तक का अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो सीधी सी बात है, हाथ से लेकर पैर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना भाई करंट, इसी तरीके से करंट जाएगा। तो इसके बीच का रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये होता है आपका 400 ओम से लेकर के 600 ओम। क्लियर हुआ? तो देखिए 100 ओम क्या है भाई, 100 ओम समझिए, जैसे भाई अगर हम लोग 100 वाट की बल्ब की बात करें तो 100 वाट और 220 वोल्ट पे रेटेड है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालता है आर इक्वल टू क्या होता है V²/P। तो भाई V² यानी 220 का स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है, 1 मिनट रुके, दूसरा कैलसी ओपन करते हैं भाई, यहाँ पे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर आपका है कितना 100 वाट, इसका होता है 484 ओम, 484 ओम भाई, समझे? इसका मतलब क्या हुआ, हाथ से लेकर के आपके पैर तक का जो रेजिस्टेंस है 400 से लेकर 600 ओम, तो उसी के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आया? तो अब सोचिए भाई कि हाथ से लेकर अगर पैर तक का कभी आपका शॉक लगता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना देखने को मिला होगा आपके बॉडी का, सिर्फ और सिर्फ इतना, यानी एक 100 वाट के बल्ब के इतना। वही अगर हम लोग और पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई पावर बढ़ाएंगे तभी तो भाई रेजिस्टेंस कम होगा, हम लोग इस रेजिस्टेंस को फील करना चाहते हैं भाई, कान से लेकर के इस कान तक का 100 ओम है ना, तो भाई पावर बढ़ा 200 ले लेते हैं भाई, तो 200 वाट का अगर आप देखते हैं तो कितना आएगा, 200 वाट का अगर आप देखें 242 आएगा भाई, ठीक है, यानी 200 वाट का अगर बल्ब है 220 वोल्ट पे रेटेड, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा 242 ओम के बराबर होगा भाई, ठीक है? तो इसे और कम करना पड़ेगा, नहीं अब मान लेते भाई, अब तो बल्ब तो आता नहीं भाई, 500 वाट करते हैं, 500 वाट का भाई मान लेते कोई मोटर है, ठीक है, तब आएगा भाई 96, यानी 500 वाट का कोई मोटर है ना, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा है 96.8 ओम भाई, 96.8 ओम, यानी इस रेंज में आपका एक तरीके से कान से लेके, और सोचिए भाई 500 वाट का मतलब आपके इस दोनों कान में कोई पोटेंशियल अप्लाई कर देगा ना 220 वोल्ट का, ऐसा आप समझिए, तो कितना करंट फ्लो होगा भाई, तो रेजिस्टेंस पता चल गया भाई 100 ओम होता है, फिर भाई और 100 ओम के हिसाब से भाई देख ले पावर कितना आता है यहाँ पे, है ना, कितना पावर आप झेल पाइएगा यहाँ पे, पावर इक्वल टू V², तो भाई वोल्टेज मेरा 220 है ना, और रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे 100 है, तो भाई कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग निकाल के आ रहे हैं पावर निकाला, पावर इक्वल टू V²/R होता है ना, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, यह आएगा भाई 484, यानी 484 वाट एक तरीके से फ्लो हो जाएगा, इतना पावर भाई फ्लो होने लगेगा।
ठीक है, तो ये सब भाई बस फन के लिए मैं डाल देता हूँ ताकि आपको ये सब मज़ा आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ड्राई कंडीशन भाई आपका कितना हो जाएगा 100 किलो ओम भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन वायरिंग एंड वाइंडिंग। तो भाई SWG का क्या मतलब है, तो भाई ये वायर का साइज होता है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड वायर गेज C4 कैट हो जाएगा। और कल ही समझाया था भाई वायर गेज और MM में कैसे हम लोग करते हैं रिलेशन। अगला करते हैं, बोलता है विच अमंग दीज इज अ टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग। तो ऑल हो जाएंगे भाई। इंटरनल वायरिंग का मतलब यहाँ पे सीधे से जो वायरिंग हम लोग घरों में कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो बताया था 3 तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। क्लीट होता है, कंडक्ट होता है और CTS होता है। एक आपका होता है भाई केसिंग एंड कैपिंग। ठीक है, तो ऑल ऑफ देव हो जाएगा, यानी D4 डॉग हो जाएगा, 1 2 3 सभी हैं। आगे पढ़ते हैं, विच मैथड कैन बी एडवाइज टू ब्रिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड टू एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। यानी जो आपने अर्थिंग किया ना भाई, तो अर्थिंग के अंदर जो हम लोग ये पाइप डाल रहे हैं, पाइप अर्थिंग कर रहे हैं, तो इसी को तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कम करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो पानी डाल के ऊपर से ऑप्शन के हिसाब से चलना है कि भाई रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे हम लोग पानी डालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पानी डालेंगे, नमी बढ़ जाएगा, नमी बढ़ जाएगा, सी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, बाकी सब ऑप्शन गलत है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द, और क्या दिया हो भाई, इंक्रीजिंग द साइज द अर्थ इलेक्ट्रोड। ये भी सही भाई, साइज बढ़ा दे, साइज नहीं भाई, साइज नहीं होना चाहिए, एरिया होना चाहिए था। एरिया बढ़ाएं तभी तो भाई, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। R इक्वल टू क्या है, रो एल अपॉन एरिया, तो एरिया बढ़ाएंगे तो भाई कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन तो भाई यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द मिनिमम साइज ऑफ एल्युमिनियम केबल। देखिए भाई, अब ये सब जो है ना, अब आप प्रैक्टिकली भाई कुछ इलेक्ट्रिकल का काम करते होंगे ना, तब आपको फील होगा भाई, या नहीं तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा। जैसे 2.5 mm स्क्वायर है भाई, है ना, मिलीमीटर स्क्वायर का वायर है, तो आपको फील होना चाहिए भाई कितना मोटा, आपकी आंखों में इमेजिनेशन होना चाहिए। समझे, ये कब पॉसिबल होगा, जब आप काम करेंगे भाई। खासकर अपने घर का कभी बोर्ड खोल के देखिए, ठीक है, फिर भाई कभी बाजार वायरिंग हो रहा है तो भाई बाजार गए होंगे वायर सब लाने के लिए, जब उसका पैसा पे कीजिएगा तब पता चले भाई यार ये पतला तार है तो भाई इसका कम पैसा लगता है, मोटा तार है तो, है ना। तो भाई ये भाई 15 एम्पीयर तक करंट को झेलने के लिए भाई कितना एम्पीयर का एल्युमिनियम वायर होगा, तो भाई मिनिमम साइज़ क्या होगा बताइए। तो एल्युमिनियम है भाई, तो सीधी सी बात है, इसका कंडक्टिविटी कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। और 15 एम्पीयर का मतलब क्या, 15 एम्पीयर का मतलब भाई जैसे अभी 100 वाट का बल्ब देखा ना, तो 100 वाट का बल्ब क्या था, 0.5 एम्पीयर करंट ले रहा था भाई। तो सीधी सी बात है, 100 वाट के कितने बल्ब लगाने पड़े भाई, 15। तो देखिए 0.5 एम्पीयर पे भाई एक बल्ब है ना 100 वाट का, तो भाई 1 एम्पीयर पे कितना होगा 1/0.5, मेरे को 15 एम्पीयर का निकालना भाई। तो 15 एम्पीयर के हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 5 3 15, यानी 30 बल्ब, यानी 100 वाट के 30 बल्ब आप लगा दीजिएगा ना पैरेलल में, तब भाई इतना करंट खींचेगा ये। यानी कुछ इस तरीके सारे बल्ब पैरेलल में लगा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, है ना। तो इधर से जो करंट आएगा ये 15 एम्पीयर का आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपका वायर होगा, ये मेन वायर, ये कितना मोटा लगाना पड़ेगा अगर एल्युमिनियम की वायर यूज़ कर रहे हैं तो भाई, तो ये होता है 2.5 mm स्क्वायर भाई। ठीक है, इतना मोटा वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो फील करने वाली चीज़ है भाई, फील करने वाली चीज़ है, समझ में आ गया। जैसे गीज़र है भाई, तो गीज़र मान लेते आपके पास 2000 वाट का है, तो 2000 वाट के हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, कितना पावर लेगा 220 के हिसाब से। तो पावर और वोल्टेज करंट नहीं निकल जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा पावर डिवाइडेड वोल्टेज। पावर डिवाइड वोल्टेज करेंगे, यानी 2000 डिवाइडेड बाय 220 कितना हो जाए 9 एम्पीयर ले रहा है, 9 एम्पीयर भाई। तो इसके हिसाब से हम लोग को मोटा वायर यूज़ करना पड़ता है ना। आप देखिएगा खोल के कभी भी AC चलाना था, AC 3000 वाट का होता है भाई, तो उसके लिए और मोटा वायर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से चलना भाई। क्लियर हो गया। तो 15 एम्पीयर के लिए भाई मिनिमम जो एल्युमिनियम का साइज होगा 2.5 एम्पीयर होगा, नहीं 2.5 mm स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग करंट। देखिए भाई, कॉपर के लिए 50 एम्पीयर फ्लो रहा है, तो इसमें कितना मोटा, यानी 50 एम्पीयर फ्लो करा तो कितना मोटा वायर यूज़ करना है, 12 mm स्क्वायर होता है। कॉपर के लिए भाई आपका देखिए ऐसा कुछ है नहीं भाई, जैसे आपने वीडियो सब देखा हो यूट्यूब पे बहुत सारा भाई, वो लोग बोलते हैं भाई आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो हो जाएगा, नहीं भाई ये गलत होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लगा के जाएंगे ना, और ये क्वेश्चन अगर आता है भाई तो सीधी सी बात है फिर आपका सही होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया भाई कितना दिया हुआ है 12 mm स्क्वायर भाई, यानी इतना मोटा वायर यूज़ करना। 12 mm मतलब समझते हैं, जो छड़ यूज़ करते हैं ना घरों में छत में ढलाई करने के लिए भाई, 12 mm 10 mm, ठीक है 16 mm, उस हिसाब से आप इमेजिन कीजिए। तो भाई ये प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा भाई, आपको इंजीनियरिंग सीखना है तो भाई आंखों के सामने सब इमेज बनना चाहिए, 12 mm कितना मोटा छड़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो देखिए भाई अगेन ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग, देखिए भाई लास्ट वाले सेशन में भी ये हम लोगों ने मिस कर दिया था ना, थोड़ा सा आता है यहाँ पे। देखिए भाई ये आपका वेल्डिंग है ना, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, मतलब ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग लिखा ना, फोर्स वेल्डिंग हो गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, थर्मिट वेल्डिंग हो गया। थर्मिट वेल्डिंग आ ही सकता है, रेलवे ट्रैक का जो होता है ना वहाँ पे आप देखिएगा, जो जितना भी रेलवे ट्रैक का जोड़ा जाता है सब थर्मिट वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 5 तरह की वेल्डिंग होते हैं, कल ही समझाया था मैंने आपको।
SPS और एक होता है F और एक होता है B, ठीक है। तो देखिए सीम हो गया भाई, प्रोजेक्शन हो गया, स्पॉट हो गया, फ्लश हो गया, बट हो गया, ठीक है। तो इतने तरीके के भाई रेजिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मतलब और भी इसमें डिफरेंट टाइप्स है। तो अभी हम लोग आते हैं सीधे, क्योंकि जो पूछा है उस हिसाब से हम लोग देखें, बाकी आपने नहीं पढ़ा भाई, ये इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा, पेज मैं अटैच कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पढ़िए, लिखा है ना इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भाई पहला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग और दूसरा आर्क वेल्डिंग, यानी बिजली से चलने वाले दो तरीके वेल्डिंग होते हैं। एक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग जिसमें 5 तरीके के पार्ट होता है, बट, ठीक है, बट वेल्डिंग हो गया, फ्लैश, स्पॉट, प्रोजेक्शन, सीम। और आर्क वेल्डिंग पढ़िए तो उसमें क्या है भाई, मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, कार्बन आर्क वेल्डिंग हो, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हो गया और हीलियम और आर्गन वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको भाई देखना है। और यहाँ पे देखिए आर्क वेल्डिंग का भाई बताया कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का है ना, ये एक तरीके मतलब भाई ये वेल्डिंग प्लांट होगा, मतलब ट्रांसफार्मर है, ये इधर से हाई करंट आएगा, एक इलेक्ट्रोड जो है ना ये मेटल प्लेट से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये ग्राउंडेड रखते हैं। जैसे आपने किया कभी किया होगा भाई तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बेटर आप करिए जा करके, तब मजा आएगा भाई, ठीक है। तब ये सब रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो वही चीज़ है भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन मतलब ऑड फाइंड आउट करना है, तो भाई D फॉर डॉग हो जाएगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट है, एक ही आपका दे दिया आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। तो D फॉर डॉग हो जाएगा, ऑड वन है। अगला है इन गैस वेल्डिंग द गैसेस यूज। देख भाई गैस वेल्डिंग जो करते हैं ना, इसमें भाई एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिलाया जाता है। आप देखिए कभी जा करके, वो सॉलिड एसिटिलीन क्या है, पानी मिलाकर भाई उसमें डालते हैं, ठीक है, गैस बनता है। फिर लंबे लंबे सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, उसी तरीके सिलेंडर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भाई गैस वेल्डिंग मतलब क्या, जैसे भाई बाइक का कोई पार्ट टूट गया तो वहाँ पे भाई गैस वेल्डिंग करवाते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। अगला है इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यूज। तो भाई ये होता है सबमर्ज्ड। सबमर्ज का मतलब डूबा हुआ भाई, समझ में आया। तो इसमें भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेन मतलब एक देखिए वेल्डिंग में है क्या भाई, जैसे अगर आपको किसी चीज़ को जोड़ना है, ये दो प्लेट को जोड़ना है भाई, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप एकदम मोल्टेन स्टेट में क्या कीजिए, मान लेते हैं आपने भाई लोहे को पिघला करके इस पर डाल दिया, तो लोहा जब ठंडा हो पकड़ लेगा, इसको चिपक जाएगा भाई इसमें। तो इसी को तो बोल रहे हैं, ये भाई मेरा क्या है मोल्टेन इलेक्ट्रोड बोलिए भाई, कि जो इलेक्ट्रोड है उसी को हमने मेल्ट कर दिया एक तरह, उसमें डालेंगे लगे भाई ये। या फिर थर्मिट वेल्डिंग का भी देखा होगा भाई, तो थर्मिट वेल्डिंग जाकर देखिए आप, ठीक है ना, समझ में आएगा भाई मोल्टेन वेल्डिंग क्या होता है, पूल ऑफ मोल्टेन क्या होता है, ठीक है। तो इसे बस बेसिक नाम पूछा भाई, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अगला देखिए प्लेन एंड बट वेल्डिंग, यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये जो टाइप है, इसमें भाई कितने मोटे प्लेट को हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो भाई ये आपका 25 mm थिकनेस तक का होता है। और इससे पैरेलल सेशन में स्पॉट वेल्डिंग पूछा था, तो स्पॉट वेल्डिंग का कितना था भाई, यहाँ पे 8 mm था, 8 mm या 10 mm था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन, देखिए भाई आर्क वेल्डिंग में अभी फोटो देखा था ना, तो ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू होता है भाई। देखिए कैसे होता है, एक मिनट भाई हम लोग फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे जो चार्ज बोलते हैं ना, चार्ज उसको बोलते हैं भाई जिसको हम लोग वेल्ड करना होता है, ठीक है। नहीं जिसको नहीं वो तो भाई अलग चीज़ है, वो हीटिंग में हो जाएगा। हीटिंग में जो स्क्रैप होता है ना, जिसको ये पिघलाना चाहते हैं, उसको चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग होगा। देखिए भाई ये आर्क है ना, तो देखिए आपका जो 2 तार निकल रहा है यहाँ से वेल्डिंग प्लांट से, जो 2 तार निकल रहा है, यहाँ पे डिफरेंशियल जनरेटर भी हो सकता है, फिर ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं। तो भाई 2 तार होता है, ट्रांसफार्मर सिंगल फेज है ना, 2 तार निकलेगा। तो अब देखिए भाई एक को हम लोगों ने क्या कर रखा है, मेटल प्लेट से जोड़ रखा है इस तरीके से, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करवाना ना। और दूसरा भाई ये जो हम लोग के हाथों में होता है, इसमें देखिए इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इसको जब सटाएंगे ना यहाँ पे, तो सर्किट कंप्लीट होता है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पे क्या होता है, हाई करंट फ्लो होता है, और यहाँ पे स्पार्क पैदा होता है भाई, समझे। तो यहाँ पे भाई ये 2 मेटल को जोड़ना है ना, यहीं पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, चार्ज यूज़ करना है, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं भाई। यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया ना, क्या लिखा है, एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग 2 कंडक्टर कनेक्टेड टू अ सुटेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। ये ट्रांसफार्मर से जोड़ सकते हैं, फिर भाई जनरेटर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। द करंट फ्लो टू, इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं, देखिए क्या पड़ता है। द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो एज अ स्मॉल गैप एंड गिव इंटेंस हीट। वहाँ पे हीट पैदा होगा, ठीक है, 2 कॉन्टैक्ट बीच में, जिसको जोड़ना है भाई यहाँ पे, ये मान लेते जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। द हीट डेवलप इज यूटिलाइज टू मेल्ट द पार्ट ऑफ द वर्क पीस, ठीक है, यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा हीट के कारण। एंड द फिलर मतलब जो इलेक्ट्रोड है भाई, एंड दस फॉर्म जॉइंट, यहाँ पे एक तरीके जॉइंट पैदा होता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना भाई, 3000 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है, टेम्परेचर पूछ दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वोल्टेज पर वेल्डिंग तो 100 वोल्ट होता है भाई, ठीक है। उसमें करंट रेटिंग कितना, 30 एम्पियर से 500 एम्पियर तक का होता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें भाई चार्ज के बारे में नहीं दिया ना,
बस टाइप्स बताया, आगे का फोटो मैंने अटैच किया नहीं, कोई नहीं, बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसका थोड़ा थ्योरी आपको करना पड़ेगा यार। वही है ना, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। आर्क कैसे लगता है, तो भाई यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डालते हैं हीट पैदा करने के लिए, ठीक है भाई। ऐसे हीट तो भाई आई स्क्वायर आर कारण भी होगा, लेकिन ये और रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, ठीक है ना, उसके कारण और हीट पैदा होता है वहाँ पे। अगला है यूजेबल कैपेसिटी ऑफ बैटरी। देखिए भाई, हम लोग को पता है कि भाई बैटरी का जो पावर रेटिंग है वो किस में है भाई, AH में है। मतलब जितना ज़्यादा आप करंट का लोड लगाइएगा, जब भाई मान लेते हैं 150 AH है, 150 AH का बैटरी है भाई, तो भाई अगर आप कितना 150 गुना 1 एम्पेयर, मतलब 150 एम्पेयर का लोड लगा दिए तो कितना देर चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पेयर चले, 1 आवर चलेगा भाई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई किए तभी तो भाई 1 एम्पेयर AH बनेगा, समझे। तो समझिए होता क्या है ना कि भाई जब आप कोई बैटरी पर लोड लगाते हैं, जैसे भाई मान लेते आपका इन्वर्टर है घर में, मान लेते लाइट कटाओ भाई, मान लेते भाई अभी एकदम कंफर्म हो गए भाई पूरा 24 घंटे के लिए लाइट नहीं आएगा, आंधी तूफान आ चुका है। तो होता क्या है कि भाई जैसे जैसे आपका फैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, मतलब क्या लोड आपने कनेक्ट किया भाई, लोड कनेक्ट किया मतलब क्या, लोड क्या करेगा, करंट खींचते रहेगा भाई, करंट खींचते रहेगा अपने हिसाब से, 1 एम्पेयर खींचेगा, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, है ना भाई, लोड पे डिपेंड करता है। तो बैटरी मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होते जा रहा है भाई, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, बोल रहा है ना यूजेबल कैपेसिटी ऑफ बैटरी क्या है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्चार्ज करंट। बिल्कुल सही बात है भाई कि अगर आपने, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, देखिए डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द चार्ज करंट, ये सही है भाई। देखिए इसका कहना मतलब क्या है ना, डिस्चार्ज करंट का मतलब क्या है भाई, लोड आपका कितना ले रहा है करंट। जैसे भाई मान लेते अभी 5 एम्पेयर ले रहा है मेरा लोड, ठीक है, तो 5 एम्पेयर के हिसाब से भाई मेरे पास से 150 है, तो कितने घंटे चलेंगे भाई बताइए। 5 एम्पेयर के हिसाब से मतलब देखिए ना, 5 एम्पेयर के हिसाब से भाई इसको 5 से भाग देना, 5 3 15 30 घंटा चलेगा ये बैटरी, ठीक है, 30 आवर्स चलेगा। अब मैंने क्या बोला भाई कि अब 5 एम्पेयर जब भाई मान लेते मैं 2 पंखा और ऑन कर दे रहा हूँ, अब क्या है भाई ये मान लेते सीधे सीधे 7 एम्पेयर लेना स्टार्ट कर दिया, तो इस बार क्या होगा, 150 डिवाइड 7 करेंगे तो कितना हो जाए, 7 दूनी 14 और एक बचेगा ना भाई, इससे हो जाए 21 आवर समथिंग ही चलेगा, ठीक है, 21 घंटे ही चलेंगे भाई। तो कहना मतलब क्या, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे डिस्चार्ज करंट मतलब क्या, जितनी ये करंट जो लोड ले रहा है भाई इसको डिस्चार्ज करंट बोल रहा है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप डिस्चार्ज करंट को बढ़ाइएगा उतना ही कम जो है बैटरी बैकअप देगा भाई। जैसे भाई मान लीजिए 10 एम्पेयर करंट ले रहा है, सीधी सी बात है 10 एम्पेयर करंट ले रहा है, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका 15 घंटा ही चलेगा बैटरी, 15 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भाई डिस्चार्ज करंट जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना जल्दी भाई इसका जो यूजेबल कैपेसिटी है वो कमते रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, डिक्रीजेस, यानी इसका जो यूजेबल कैपेसिटी है भाई, यानी कितना देर तक ये चलेगा वो डिक्रीज होगा अगर आप डिस्चार्ज करंट को बढ़ाते जाएंगे भाई। और डिस्चार्ज करंट का मतलब है कितना हैवी आपने लोड लगा रखा है, जितना हैवी लोड है उतना करंट खींचेगा वो, और लोड का मतलब पावर से होता है, जितना ज़्यादा पावर, समझिए ना भाई, जितना ज़्यादा पावर, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस बीच में इन्वर्सली रेजिस्टेंस, तो पावर ज़्यादा तो भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कम तो भाई करंट ज़्यादा खींचता है लोड सेम वोल्टेज पे। क्लियर हो गया, तो उतना जल्दी आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग का भाई लास्ट पेज है आज का, एक मिनट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना भाई इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे राइटिंग के लिए स्पेस बनाते हैं भाई। चलिए ठीक है, तो 81 तो हो गया, 82 से आते हैं भाई। देखिए 82 क्या है ना भाई, इसका मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं भाई किस टाइप का मतलब हो रहा है। तो कंड्यूक्ट बोल रहा है ना, स्क्रू कंड्यूक्ट का अगर मैं यहाँ पे फोटो दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का भाई, मतलब कंड्यूक्ट मतलब वही भाई जो हम लोग पाइप यूज़ कर रहे हैं ना, जिसके अंदर से हम लोग वायरिंग को ले करके जाते हैं भाई, उसे तो कंड्यूक्ट बोलते हैं। तो अब ये स्क्रू कंड्यूक्ट पता नहीं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है। स्क्रू कंड्यूक्ट क्या होता है भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे गूगल कर रहे हैं तो भाई वहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा स्क्रू कंड्यूक्ट क्या है एक्चुअली। देखिए भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाया जाता है, पता नहीं ये टाइट होने वाला नट बोल्ट से कसने वाला, क्योंकि पाइप देखिए ध्यान से इधर आपका ये बना हुआ है इस तरीके से, सॉकेट्स लगे हुए हैं कनेक्ट करने के लिए, ओके ना। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो वही बोल रहा भाई कि जो स्क्रू कंडक्ट वायरिंग है ना, ये कितने वोल्टेज के लिए होता है, तो भाई ये आंसर दिया उसका 250 से लेकर 600 वोल्ट तक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इन अर्थ न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज, तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
कि भाई अभी हम लोगों ने सिस्टम अर्थिंग पढ़ा ना कि भाई ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड हो गया और इधर भाई मेरा सेकेंडरी साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं। तो ग्राउंडिंग हम लोग इसलिए करते हैं भाई स्टार कनेक्शन में, क्योंकि जब भी फॉल्ट आता है ना, तो फॉल्ट जब आएगा तो भाई, और इधर क्योंकि भाई मेरा अनबैलेंस लोड होता है, तो भाई इसमें क्या होगा, अनबैलेंस लोड में जो फॉल्ट आता है भाई उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आपका सीक्वेंस डायग्राम से पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस होता है। तो जीरो सीक्वेंस करंट को हम लोग को फ्लो करने के लिए भाई पाथ देना पड़ता है। तो पाथ देने के लिए भाई ये यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रल से ही होकर फ्लो होता है आपका, समझ में आया। तो वही है कि भाई जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है खासकर अगर अनबैलेंस फॉल्ट है, जैसे फॉल्ट भी दो तरीके होता है ना, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में तो क्या अनबैलेंस फॉल्ट भाई, तो वहाँ पे आपका हमेशा जीरो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा भाई, खासकर स्टार कनेक्शन है तो। और जीरो सीक्वेंस को फ्लो करवाने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल एक तरीके से ग्राउंडेड रखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्योंकि भाई हम लोगों ने ऑलरेडी एक लो इंपेडेंस पाथ दिया हुआ है, ग्राउंडेड है भाई, मान लेते हैं इस तरह समझिए, जनरेटर हो गया भाई, ये मेरा रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट आ रखा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ग्राउंडेड होता है भाई जनरेटर मेरा, और ये भी ग्राउंडेड है, तो सीधी सी बात है लो इंपेडेंस पाथ दे दिया ना हम लोगों ने। तो क्योंकि भाई आपका लो इंपेडेंस पाथ है, तो यहाँ पे अगर आप क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्ट, ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होता है ना भाई, देखिए क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस के कारण भाई, इंडक्टेंस जो अचानक से मतलब फॉल्ट पड़ना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, इस तरीके का आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज बनता है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल नहीं होता भाई, इसमें आपका ये एसिमेट्रिकल भी है, मतलब एसिमेट्रिकल करंट, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट भी है, और इसमें डीसी कंपोनेंट भी एक तरीके मिक्स होता है भाई, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट मैं दिखा रहा हूँ एक तरीके से, फिर आगे जाकर के फिर ये इस तरीके से ट्रांजिएंट आता, मतलब ये इसमें सब ट्रांजिएंट और फिर आपका स्टेडी स्टेट होता है। तो ये क्योंकि भाई काफ़ी लार्ज करंट होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी हाई वैल्यू ऑफ करंट होता है भाई, मतलब लोड करंट या फिर रेटेड करंट का कितना 100 गुना 500 गुना इस तरीके से होते हैं भाई, किलो एम्पियर में होता है, ठीक है। तो जब भी याद रखना भाई, जब भी फॉल्ट आता है ना वहाँ पे करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ गया तो भाई सीधी सी बात है वोल्टेज होगा यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, समझे। वोल्टेज जो देखने को मिलेगा वो काफ़ी लो होता है भाई। तो वही है, क्योंकि भाई ये क्या है, ये ट्रांजिएंट करंट मैंने दिखाया भाई, ठीक है, ये करंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या, ट्रांजिएंट वोल्टेज पूछ रहा है भाई, तो वोल्टेज मेरा ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, आपने फॉल्ट पढ़ा तो समझ में आ रहा हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ सब। तो वेरी स्मॉल होगा भाई ये। आगे बढ़ते हैं, वी के मेहता का भाई पावर सिस्टम एक बार कीजिए आप, ठीक है ना, आपको भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है, और ये देखिए 1 किलोमीटर लंबा जो है आगे जाकर के भाई यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया, ठीक है। 1 किलोमीटर लंबा तार लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने बल्ब लगा दिया भाई, और यहाँ से भाई हम लोग का ये सोर्स लगा, तो स्विच को कनेक्ट करेंगे, ये सोर्स कनेक्ट करेंगे, तो बोल रहा भाई कितना टाइम लगेगा इस बल्ब को ग्लो होने में। तो बताया था भाई कि जो लाइट है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, एक तरीके से इसमें वायर के अंदर क्या है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये सॉलिड है एक तरीके से वायर, तो एटम बहुत टाइटली क्लोज्ड होते हैं, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भाई। तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हल्का सा मूव किया, तो इसका जस्ट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे बल्ब में। जैसे भाई मान लेते हैं ना साइकिल लगा हुआ, साइकिल स्टैंड आपने देखा होगा भाई, तो इस तरीके साइकिल लगे होते हैं ना, इस तरीके लगे, इसमें आगे वाला टायर फंसा हुआ रहता है भाई साइकिल का। तो एक साइकिल अगर आप धक्का दिएगा ना, हल्का सा यहाँ पे टच कीजिएगा, तो भाई इसका तुरंत इफेक्ट इधर देखने को मिलता है, ये वाला साइकिल गिर जाएगा इधर किनारे वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है ना भाई, कि अगर आपने यहाँ पे जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन हल्का सा भी मूव किया, तो उसका क्योंकि भाई टाइटली इतने पैक्ड हैं कि भाई हल्का सा भी मूवमेंट हो तो असर तुरंत यहाँ पे देखने को मिलेगा, समझ गए। तो लेंथ कितना भी लंबा क्यों ना हो भाई, इस बल्ब को ग्लो होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल टाइम लगेगा यहाँ पे, समझे। और यहाँ पे स्पीड की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे वही लिखा है टाइम प्रैक्टिकली जीरो, यानी ऑन होने में बिल्कुल जीरो टाइम लगेगा भाई, ठीक है। बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट मतलब क्या, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में, एक समय आँख झपक के और इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, और इसको मीटर को किलोमीटर 100 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी 1 stands 100,000 10 लाख 10 लाख। सोचिए भाई सिर्फ एक सेकंड में भाई लाइट जो है कितना 3 लाख किलोमीटर चला जाता है भाई, कितना 3 ही है ना भाई, 2 जीरो तो कट गया, 1 stands 100,000 10 लाख 10 लाख, ठीक है, ये 30 लाख किलोमीटर जाता है भाई। सोचिए कितना हाई स्पीड है। तो इसके लिए भाई 1 किलोमीटर क्या हो, नेग्लिजिबल हो जाएगा, समझ में आया। और अगर फिजिक्स में आपको समझाऊँ यूनिट एंड डायमेंशन में जाके, तो भाई जो 1 मीटर डिस्टेंस है ना, 1 मीटर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लाइट के स्पीड से ही तो निकालते हैं हम लोग भाई। जैसे मान लेते हैं कितना है आपका 3 गुना 10⁸ मीटर जो है 1 सेकंड में फ्लो होता है, तो भाई 1 मीटर डिस्टेंस कितने देर में होगा कवर, बताइए। ये हो जाएगा 1 सेकेंड और डिवाइड कर 10⁸, ये सेकंड है, ये ऊपर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर डिस्टेंस हम लोग नापते हैं ना भाई, 1 मीटर डिस्टेंस नापते हैं, कहाँ से लिया गया है, जिसको हम लोग 3 फीट भी बोलते हैं, 3 फीट या 90 सेंटीमीटर,
90 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। 1 मीटर में जो भी आएगा फीट, जो आप देख लीजिए, कहना मतलब क्या ना, 1 मीटर जो लेंथ है ना भाई, इसको हम लोग कैसे निकालें, कैसे हम लोग को पता है भाई 1 मीटर है, कहाँ से आई है? तो ये आया है कि भाई लाइट का स्पीड, क्योंकि लाइट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई, ठीक है। तो इतना मीटर जो है 1 सेकंड में लाइट चलता है भाई, तो 1 मीटर कितने देर में चलेगा? तो इतने टाइम में, देखिए इतने टाइम में भाई जो भी लाइट है भाई, जो भी डिस्टेंस कवर करेगा इतने देर में, देख रहे 1 सेकंड का कितना भाग है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मतलब 1 सेकंड को भाई इतने से भागा दे दीजिए आप, तो सोचिए भाई जो डिवाइड हो गया है कितना छोटा टाइम आएगा, वो समझ में आ रहा है? तो इतने देर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी को हम लोग 1 मीटर बोलते हैं भाई। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज़ को समझिए आप कि भाई 1 किलोमीटर लाइट के लिए भाई बहुत नेग्लिजिबल है, टाइम लेगा ही नहीं एक तरीके से, ये समझ में आ रहा है? जैसे 1 मीटर डिस्टेंस कितने देर में ट्रैवल करेगा, 1 बाय इतना भाई, ठीक है। तो मेरे को 1000 मीटर पे देखना है, 1 मीटर पे इतना टाइम, तो 1000 मीटर पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझिए। तो इतना टाइम लगेगा, तो ये नेग्लिजिबल टाइम है ना भाई, समझ गया? आंख पकड़ ही नहीं पाएगा, इंसान का आंख पकड़ ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब भाई वही है कि भाई कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं ना, या फिर कोई भी अपार्टमेंट सब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं भाई, तो उसमें जो भी लिस्ट है लिखा ना, लिस्ट और अ प्लान ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम। पॉइंट के हिसाब से भाई पैसा बनता है ना, जो भी आप भाई वायरिंग करेंगे तो पहले काउंट करना होगा कितना पॉइंट देना है आपको वहाँ पे, उसी हिसाब से भाई आपका पैसा बनता है। तो वही है कि भाई कहीं पे भी बिल्डिंग में वायरिंग ये सब कर रहे हैं तो भाई आपको पहले पॉइंट काउंट करना पड़ेगा, भाई कितने पॉइंट आपको यहाँ पे देने हैं, उस हिसाब से आपको भाई लेबर कॉस्ट आएगा और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं, सही भाई, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग दीज मेथड ऑफ वायरिंग। तो वायरिंग में सारे होते हैं भाई, कल ही बताया था, लूप सिस्टम कैसा होता है, जॉइंट बॉक्स कैसा होता है, जॉइंट बॉक्स को हम लोग टी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम लिख दिया ना, तो जॉइंट बॉक्स को हम लोग टी सिस्टम भी बोलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, बोलता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑफ 1956 विच रूल इज कंसर्न विद हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। तो ये 65 के नियम के थ्रू होता है भाई, ठीक ना, तो याद रखना आपको। खत्म हो गया भाई, नेक्स्ट सेशन में अब हम बात करते हैं, फिर से 30-40 क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है।